हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है पार्ट 2 ऑफ पटवारी लेखपाल परीक्षा की। हम जो सीरीज चला रहे हैं 20 क्वेश्चन की, जो हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं, जिसमें हमने क्या कर रखा है, 21 सितंबर 2025 का जो पेपर था उसका पूरा विश्लेषण करके हमने 20 ऐसे मेन टॉपिक सेलेक्ट कर रखे हैं और उसी के हिसाब से हमारा आज पार्ट दूसरा है, जिसमें हमने पार्ट पहले में पहला जो कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और ऐतिहासिक व्यवस्था थी उसके बारे में और उत्तराखंड का नदी तंत्र और जल विद्युत परियोजना के बारे में जाना। बात करेंगे आज तीसरे और चौथे टॉपिक की, जिसमें तीसरा टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और पर्यावरण आंदोलन, और इसके बाद उत्तराखंड की जनसांख्यिकी जो कि 2011 के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। अब बात करेंगे इसमें पहला जो चैप्टर तीसरा है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और पर्यावरण आंदोलन, जिसमें पहली बात करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य की, जो कि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये सामान्य परिचय की बात करें तो इसकी ये हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की दृष्टि से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में है। स्थापना की बात करें तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी इसकी स्थापना। इसका कुल जो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है वो है 975। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, इसमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तराखंड का केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करते हैं स्थिति की, तो ये चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में फैला हुआ है, जो कि ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 1160 मीटर ऊंचा है और चौखंबा शिखर जो कि 7068 मीटर ऊंचा है इसमें फैला हुआ है। ठीक है, चौखंबा शिखर तक। नदी की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी प्रणाली के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करेंगे संरक्षण और प्रमुख वन्य जीव की, तो कस्तूरी मृग यहाँ पे हिमालय कस्तूरी मृग का संरक्षण था, इसी इसलिए इसके वैकल्पिक रूप से केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार भी कहते हैं। प्रजनन केंद्र की बात करें तो खारचूला खर्क में एक विशिष्ट कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और हिम तेंदुआ, हिमालयन तहर और दुर्लभ जो भूरे भालू हैं, पीले गला मांटर वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा ये घोषित है। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें मिलती हैं पक्षी। और इस क्रम में अगला देखें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की, तो स्थापना की बात करें तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके रूप में इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। बाद में 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 472 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। भौगोलिक स्थिति की और नदी की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद में है सीधे सीधे। ठीक है, और टॉन्स नदी उसकी सहायक नदियों जैसे कि रूपित सुपिन इसका मुख्य जल ग्रहण केंद्र इसी क्षेत्र में आता है। अब बात करते हैं इसके मुख्य प्रमुख आकर्षण जो है वो है हिम तेंदुआ परियोजना, जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी हिम तेंदुआ परियोजना गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख क्या है केंद्र है। वनस्पति विविधता की बात करें तो देवदार, भोजपत्र, बांज के घने कोणधारी वन यहाँ पाए जाते हैं। और विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे यह अभ्यारण्य कुमाऊं क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और पक्षी विज्ञान के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिंसर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और मात्र 47 वर्ग किलोमीटर के सीमित क्षेत्रफल में है, जिसके कारण जैव विविधता का एक सघन यानी कि सैचुरेटेड एरिया है। बात करते हैं ये अल्मोड़ा जनपद के में कश्यप पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। और कत्यूरी और चंद्र विरासत की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से ये पहाड़ी क्षेत्र कत्यूरी राजाओं के और चंद्र राजाओं से के शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया जाता था। बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की, तो यहाँ 200 से अधिक प्रजातियां हैं पक्षियों की और हिमालय का 360 डिग्री विहंगम यानी कि 360 डिग्री व्यू दिखता है यहाँ से। नंदा देवी, केदारनाथ, चौखंबा और त्रिशूल जैसी भव्य पर्वत श्रेणियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रमुख वनस्पति की बात करें तो शाल, सहतूत और बुरांस के घने वन यहाँ पे प्रमुखता से पाए जाते हैं। बात करेंगे अब, अच्छा ये तो हो गए विंसर अभ्यारण्य के। अब हम मैप के थ्रू हम जानेंगे जो हमारे नेशनल पार्क हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सारी चीजें हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है इस मैप में और क्या बोलते हैं उसको नेशनल पार्क भी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो हमने बात कर ली है। तो सबसे पहले जो शुरुआत में है राजाजी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल की सीमा पर है, दोनों जिलों में फैला हुआ है। 1936 में इसकी स्थापना की थी। 520.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पे
इसका नाम रखा गया था। इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क था। रामगंगा नेशनल पार्क इसलिए था क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीच से गुजरती है। और यहीं पे 1 नवंबर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था और 212 में 500 मीटर क्षेत्र में साइलेंस जोन का यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज से हम सब चीज़ कवर करते हैं। अब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही बात करें तो नंधौर ये वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि 2012 में स्थापित किया था। 270 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और नैनीताल जिले में और क्या है, तो यहाँ पे है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित है, ये भी 2012 में स्थापित किया था। और अगला है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन जो कि 2015 में स्थापना की थी। और इसी के साथ नैनीताल में एक चीज और है, वो है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान जो कि 1955 में स्थापित किया था। अब इसके बाद बात करेंगे, उधम सिंह नगर में कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, अब ठीक ऊपर जाते हैं हम, जहाँ पे ये है अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में है विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी हमने बात कर ली है। 47 किलोमीटर में मात्र सबसे छोटा है वन्यजीव अभ्यारण्य में, और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। पिथौरागढ़ की बात करें दोस्तों, तो पिथौरागढ़ में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में स्थापना। 599 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अगली हम बात करें तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये 3 जिलों में फैला हुआ है। एक तो फैला हुआ है पिथौरागढ़ में, फिर है बागेश्वर में थोड़ा भाग, और थोड़ा भाग क्या है इसका चमोली जिले में फैला हुआ है। इसकी स्थापना भी 1982 में की थी, और 1988 में दोस्तों इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। पिथौरागढ़ भी हो गया कंप्लीट। अब बगल के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं चमोली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि इसका एरिया 624 किलोमीटर स्क्वायर है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे फूलों की घाटी की, तो 1982 में इसकी स्थापना की थी और 87 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये क्या बोलते हैं, जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड के सबसे छोटा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी, मात्र 87 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब दोस्तों देखो, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों का जो ईयर है सेम है। ठीक है, 1982, तो ऐसे याद कर लेना इसको। ठीक है, और फूलों की घाटी है उसको 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया था। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो 2 चीजें हमारे वहां, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और यूनेस्को की वर्ल्ड फूलों की घाटी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इन दोनों को यूनेस्को की साइट में शामिल किया है। इसको किया 1988 में, इसको किया 2005 में। तो आमने सामने के डिस्ट्रिक्ट हैं दोनों, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे नंदा देवी में ही बात करें तो 1988 में ही विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो गए, 3 हो गए यहाँ पे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको 1988 में, और नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इसको भी 1988 में शामिल किया था। बाकी जो 2005 वाला है यूनेस्को की, ये फूलों की घाटी है। अब चमोली हो गई। ठीक है, चमोली में एक और बच गया, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1972 में स्थापित किया गया था। 957 किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्या है एरिया है। इसकी साथ बात करेंगे गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य की, जो कि उत्तरकाशी जिले में है, और इसकी जो स्थापना 1955 में की थी। 485 इसका किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी 1980 में की गई थी, और 472 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखो नाम से ही सेम है ना, गोविंद का नाम का वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय पार्क भी है। अब बात करेंगे सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का है राष्ट्रीय पार्क है, वो है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और इसका जो एरिया है वो है 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो ये हो गए उत्तरकाशी जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क है। अब बात करते हैं देहरादून की, तो देहरादून में स्थापित है आसन वेटलैंड, जो कि 2005 में स्थापित किया गया था, और विनोग माउंटेन क्लेव या मसूरी जलप्रपात। ठीक है, ये 1993 में मात्र 11 किलोमीटर, अच्छा ये वो है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य टाइप का है भी। बात करेंगे यहाँ पे झिलमिल ताल की, तो 2005 में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के साथ आता है पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों देखो, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 में इसकी स्थापना, और 301 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और लास्ट आता है राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 में की थी, और 820 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब देखो इसको मैंने याद कैसे किया है, देखो राजा जी है तो राजा साहब है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। ठीक है, जो कि है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल।
अब 3 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं तो 83 का तीसरा, ठीक है। कैसे याद करना है, 83, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा राजा जी हैं तो 3 डिस्ट्रिक्ट में और वैसे करके, ठीक है। और यहीं पर राजा जी नेशनल पार्क में ही 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था और 2015 में ही 2016 में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे मैंने 2015 भी लिखा है, 2016 भी लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे इसको करेक्शन में कर दूंगा कमेंट में क्लियर करके, मेरे को भी याद नहीं क्योंकि पुराने नोट्स हैं मेरे, तो ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, चलो ये एरिया हो गया, मैंने दोबारा से लिख दिया यहाँ पे, ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे करके लिख दिया, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा जो चैप्टर है इसका, दूसरा भाग उत्तराखंड के ऐतिहासिक पर्यावरण आंदोलन, ठीक है, इसी का है ये भाग। तो यहाँ पे बात करेंगे चिपको आंदोलन है, आप सभी को पता है सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली आंदोलन है जो पर्यावरणीय जन आंदोलन था। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 26 मार्च 1974 को घटित हुई थी। इसकी भूमिका 1973 से स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे चमोली के सीमांत जो रैणी गांव था, नीति घाटी में है ये, यहाँ शुरू हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था अभी बात करते हैं इसकी। यहाँ पे गौरा देवी जो थी रेणी गांव की महिला थी। इन्होंने पुरुषों की अनुपस्थिति में गांव की 27 महिलाओं के नेतृत्व, ये 21 महिलाओं के नेतृत्व में, ठीक है, 27 नहीं है 21 है, ठीक है, 21 महिलाओं के नेतृत्व में पेड़ से लिपट कर अब क्या कर दिया था, ऐसे करके पेड़ से लिपट गए थे, ठीक है, 21 है ये। ओके, ये और कहा था पेड़ों को काटने से पहले हमारी कुल्हाड़ी का पहले जो कुल्हाड़ी है वो कुल्हाड़ी को हम, ये उल्टा हो गया, ठीक है, पेड़ों को काटने से पहले हमारी कुल्हाड़ी का सामना करना होगा, ऐसा नहीं था, पेड़ तुम्हारी कुल्हाड़ी को पेड़ों को काटने से पहले हमारा सामना करना होगा, ठीक है, कहने का मतलब ये था इनका। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं जो मुख्य दार्शनिक और प्रचारक थे इस आंदोलन के, इन्होंने नारा दिया था पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी है। और चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के ये माध्यम से इन्होंने काम किया था। 1982 में प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनको। बात करते हैं चिपको आंदोलन के जीत और लोक नारी की, तो ऐतिहासिक प्रतिबंध 1980 में लग चुका था। व्यवसायिक कटान में 15 वर्षों के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था व्यवसायिक कटानों का, पेड़ों का। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इस आंदोलन की सफलता ने आगे चलकर भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू करने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया था। और आंदोलन का कालजयी लोक नारा जो था वो था, क्या है जंगल, इस जंगल के उपकार, लीसा लकड़ी और व्यापार, चाही माटी पानी बयार, जिंदा रहने के अधिकार। तो ये इसका नारा था। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा जो नारा था ये वन आंदोलन में, मैती आंदोलन, ठीक है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। ग्वालदम चमोली से ही स्टार्ट हुई थी। और प्रसिद्ध कौन थे इसके जननायक तो थे कल्याण सिंह रावत थे। ये जीव विज्ञान के शिक्षक रह चुके थे मतलब इनके विचार क्या थे, जो गढ़वाली और कुमाऊनी में बोलियों में मैथ का अर्थ क्या होता है, मायका। इसमें क्या होता था, जब यहाँ पे संस्कृति से जोड़ने के लिए लोक संस्कृति और महिलाओं की भावना से जोड़ा गया था, जिसमें क्या होता था जब शादी होती थी, सामाजिक रस्में जो शादी जैसी, तो इसमें वर वधु की जो मुख्य रस्मों के दौरान वधु के मायके की भूमि पर एक फलदार छायादार और औषधीय पौधा यहाँ पे लगाया जाता था। और जो यहाँ पे मैती दीदी मतलब कि जो मायके के लोग होते थे उनका उसकी उस पेड़ के यहाँ पे देखभाल किया करते थे। बस इतना ही है इसमें। इसमें की वैश्विक मान्यता जो है, आज ये अनूठी परंपरा केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों और विदेशों जैसे कि कनाडा, अमेरिका, नेपाल में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद क्या है व्यापारिक और भावनात्मक मॉडल के रूप में सराही और अपनाई जा रही है ये परंपरा। अब दोस्तों बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है उत्तराखंड की जनसांख्यिकी, ठीक है, जनगणना जो कि 2011 की। देखो जनगणना तो होते रहेगी, अभी हो रही चल रही है, 2027 तक चलेगी। फाइनल जो इसका डाटा आएगा 2027 तक आएगा, तो इंपोर्टेंट तो तब होगा वो जब उसका डाटा फाइनल आ जाएगा। तो 2011 का ही चलेगा फिलहाल तो। और जनगणना से तो ऐसे है नहीं कि क्वेश्चन बनते नहीं है, 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे इससे, ठीक है। तो देख लेंगे। कुल जनसंख्या और विभाजन की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या थी इतनी थी, लगभग 1.01 करोड़। इतना ही याद करना है आपको, ये जनसंख्या पूरी याद नहीं करनी है। और ये देश की कुल जनसंख्या का 83% था ना, 83 नहीं 0.83% है, ठीक है। 0.83 भी नहीं बोलते हैं इसको, 0.83% बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद पूरे पूरे नंबर नहीं बोले जाते, अलग अलग करके बोला जाता है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 50.93%, महिला जनसंख्या वहीं पर है 49.07% है, ठीक है। ग्रामीण और शहरी की बात करें तो यहाँ पे गांव की आबादी में 69.77% आबादी रहती है और शहरों में मात्र 30.23% रहती है। इसी की बात करें तो जो जनघनत्व है वो उत्तराखंड का 189 व्यक्ति पर
किलोमीटर है, ठीक है, जो कि 2001 की जनगणना में कितना था, 159 था, अब कितना हो गया है, 189 हो गया है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है और उत्तरकाशी मात्र 41 लोग हैं 1000 किलोमीटर स्क्वायर में। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो 400 शीर्ष जिले हैं, वहाँ है हरिद्वार, पहले नंबर पर आता है 18.9 लाख लगभग, देहरादून में है 16.9 लाख लगभग, उधम सिंह नगर में 16.4 लाख लगभग और नैनीताल में 9.5 लाख लगभग है। बात करेंगे इसी क्रम में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जो हैं, रुद्रप्रयाग में लगभग 2.4 लाख हैं, चंपावत फिर उसके बाद 2.59, बागेश्वर 2.59, उत्तरकाशी 3.3 लाख, ठीक है। बात करेंगे 10 की वृद्धि दर जो होती है और नकारात्मक वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 11 के बीच जो उत्तराखंड की औसत 10 की वृद्धि दर बढ़ी है वो 18.81% बढ़ी है और ये राष्ट्रीय औसत आय से थोड़ी सी अधिक दर्ज की है। सर्वाधिक जो वृद्धि दर वाले जिले हैं वो है उधम सिंह नगर और देहरादून है। नकारात्मक की बात करें तो यहाँ पे पलायन होने के कारण नकारात्मक ही हुई, जिसमें पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा हुए हैं, ठीक है, जो कि घोस्ट विलेज भी कहा जाता है इनको। बात करते हैं लिंग अनुपात की, तो यहाँ पे है 963 लिंग अनुपात है, ठीक है, जो कि 1000 पुरुषों में नापा जाता है, 963 है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात की बात करें तो 884 दर्ज किया गया है। बात करेंगे इसके बाद सर्वाधिक और न्यूनतम जिले लिंग अनुपात में, तो सबसे ज़्यादा जो है अल्मोड़ा में है 1139 है, राज्य में शीर्ष में है, और रुद्रप्रयाग आता है 1114, फिर पौड़ी गढ़वाल है 1103, फिर बागेश्वर है 1090, और सबसे कम कहाँ है, हरिद्वार में है 880 है, देहरादून में है, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर है। और शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में नापी जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो है राज्य का जो औसत मात्र है क्या है, 890 है बच्चों में, और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो अल्मोड़ा है 922, उसके बाद जो सबसे कम है वो पिथौरागढ़ में 816 है। बात करते हैं साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट की, तो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो 78.82% है, जो कि राष्ट्रीय औसत जो कि 73% है उससे काफ़ी अधिक है, ठीक है, और देश में 17वें स्थान पर ये आती है। महिला और पुरुष की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर जो है 87.40 है, और महिला की बात करें तो 70.01% दर्ज की गई है। बात करते हैं इसके बाद साक्षरता के मामले में जिले की स्थिति क्या है, तो सबसे जो साक्षर जिले हैं वो हैं देहरादून, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग और देहरादून तीसरे नंबर पे, ये क्या है, अच्छा महिला साक्षरता है, ठीक है। ये कुल साक्षरता है और ये पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता है, ठीक है। ऐसे ही न्यूनतम वाले में 73% जो है उधम सिंह नगर के, उसके बाद हरिद्वार की और उत्तरकाशी की है। इसी क्रम में देखेंगे 10वां जो है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो लगभग जनसंख्या की जो कुल आबादी है उसका 18.8% यानी कि 18.92 लाख परसेंट या 92 लाख लोग यहाँ पे एससी कैटेगरी में हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हरिद्वार में, सबसे कम चंपावत में है। प्रतिशत की बात करें तो 80% सबसे ज़्यादा बागेश्वर में देखी गई है। जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पे मात्र 2.9% लोग हैं एसटी से, और उधम सिंह नगर में सबसे अधिक हैं और रुद्रप्रयाग में सबसे कम है ये हैं। अब बात करेंगे दोस्तों धार्मिक जनसांख्यिकी और कार्यशील जनसंख्या की, तो यहाँ पे हिंदू हैं 82.97%, फिर उसके बाद मुस्लिम हैं, फिर उसके बाद सिख, फिर ईसाई हैं, ठीक है। और कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो 38.39% लोग कार्यशील हैं, और कुल आबादी का 61.61% लोग क्या हैं, अकार्यशील गैर कार्यशील यानी कि आश्रित लोग हैं, किसी न किसी पर डिपेंडेंट हैं। तो दोस्तों ये तो थे दो टॉपिक हमारे जनसंख्या से रिलेटेड और राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय पार्क है, जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य होता है उससे रिलेटेड। अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, जो कि 975 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य बनाता है, ठीक है। और जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, अस्कोट है, ठीक, अस्कोट अस्कोट नहीं है, ये है विंसर, ठीक है, क्योंकि विंसर ही है अल्मोड़ा में जो मात्र 47 वर्ग किलोमीटर में है। अस्कोट तो देखो वहां है, क्या बोलते हैं उसको, पिथौरागढ़ में है, वो वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कस्तूरी मृग के कृत्रिम प्रजनन और संरक्षण अनुसंधान के लिए खाचुला कर्क में केंद्र अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थापित किया वो कौन सा है, तो यह है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, ये खचुला कर्क में विशिष्ट प्रजनन केंद्र यहाँ पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस सीमांत जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तरकाशी जिले में है,
लेकिन जो इसकी स्थापना है ये 1955 में अभ्यारण्य था और 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा यहाँ पे मिला, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। 1900 ये 80 है, ठीक है, 80 है, 80 बना देना इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मिसप्रिंट हो जाता हो कभी कभार। तो ये 1980, ठीक, 1980। अब बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध सुरम्य और रहस्यमय ट्रैकिंग घाटी है हर की दून किस पार्क या अभ्यारण्य के भीतर आती है? तो ये गोविंद राष्ट्रीय पार्क के अंदर ही आती है, हर की दून, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है और टोंस नदी का जलग्रहण क्षेत्र यहाँ पे है। बात करेंगे ऐतिहासिक रूप से जो कत्यूरी राज्यों और राजाओं और राजवंश के शासक थे, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में प्रयुक्त होने वाला वन्यजीव क्षेत्र कौन सा था? तो यह था दोस्तों विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। कश्यप पहाड़ियों में विंसर अभ्यारण्य ऐतिहासिक रूप से कत्यूरी और चंद राजवंशों की क्या थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जो आज के टाइम पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैरसैंण में है। पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी इज द परमानेंट इकोलॉजी, इसका जो कालजयी नारा था चिपको आंदोलन के दौरान किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने, जो कि पर्यावरणविद थे। इनके नेतृत्व में ही इनके मुख्य दार्शनिक के रूप में ये वैश्विक नारा दिया था, जो कि इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी था। बात करेंगे चमोली जनपद के सीमांत जो रैणी गांव है, 26 मार्च 1974 को व्यवसायिक कटान के खिलाफ महिलाओं के ऐतिहासिक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था गौरा देवी जी ने, ठीक है, 27 नहीं 21 महिलाओं के नेतृत्व में। बात करेंगे इसके बाद पर्यावरण सुरक्षा और वनीकरण के अभूतपूर्व प्रयासों के लिए वर्ष 1982 में इस प्रतिष्ठित जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है किसे सम्मानित किया था? ये किया था चंडी प्रसाद भाटे जी को, ठीक है। बात करें इसके बाद पर्यावरण संरक्षण को मानवीय भावना और लोक संस्कृति से जोड़ने वाले जो मैती आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1995 में किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी ग्वालदम चमोली जिले से। कल्याण सिंह रावत जी जो इनके प्रणेता थे और ये शुरुआत में चमोली के ग्वालदम नामक स्थान पर शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है मैती आंदोलन की परंपरा के अनुसार विवाह के बाद जो रोपे गए पेड़ पौधे थे उसकी सुरक्षा की देखरेख का जिम्मा किसके पास होता था? तो ये तो था दुल्हन की जो सहेलियां या इनको कह दो मैती दीदी, ठीक है, उनके या घर वाले कह लो, ठीक है, उनके द्वारा होता था। अब बात करें 10 क्वेश्चन जो हैं वो हैं दूसरे चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 4 से, जो कि है पहला क्वेश्चन इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो ये था मात्र 0.83% था, ठीक है, जो कि संपूर्ण देश की जनसंख्या का इतना परसेंट था। अगला क्वेश्चन जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड का औसत जनघनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो यह है 189 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड के किस जिले में राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ये हरिद्वार में निवास करती है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां से सब जगह से लोग वहीं रहते हैं आजकल के टाइम पर, ठीक है, नौकरी की वजह से। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार, और एक तो प्लेन से भी है ना हरिद्वार में, इसलिए भी जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले सबसे कम जनसंख्या जो है रुद्रप्रयाग में है, फिर उसके बाद चंपावत में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के वे 2 पहाड़ी जनपद कौन से हैं जो 11 की जनगणना में नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक दशक की जनसंख्या वृद्धि दर दिखाते हैं? तो ये दिखाते हैं पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बात करेंगे उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है 963 है, ठीक है। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात की सही स्थिति क्या है? तो ये थी राज्य में थी राज्य का जो था 963 था, जिसमें शहर का था, ग्रामीण का था 1000 और शहर का था 884 लिंग अनुपात की स्थिति। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं? तो ये थे अल्मोड़ा और हरिद्वार वाले। सर्वाधिक अल्मोड़ा में थे और सबसे कम लिंग अनुपात हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर 78.82% है, इसमें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता का सही प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों रटे रटाए हैं, तो पुरुष जो साक्षरता है वो 87.40 है, महिला साक्षरता 70.01% है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम कुल साक्षरता दर वाले जिले, ये क्या था? पुरुष साक्षरता, अच्छा, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता थी, और ये कुल साक्षरता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो हरिद्वार देहरादून में है, ठीक है, और सबसे कम उधम सिंह नगर में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति और का हिस्सा 2.9% है। संख्या और प्रतिशत दोनों दृष्टियों से सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो यह उधम सिंह नगर ही है।
ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन और उनके डिटेल में चैप्टर नंबर तीसरा और चौथा हमने कर लिया है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।